नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो है लेसन नंबर 3 का ये वीडियो है। और आज जो साथियों हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में साथियों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वैद्युत रसायन एक चैप्टर है लेसन नंबर 3 केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के, ये एक पार्ट है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले वैद्युत रसायन। सबसे पहले टॉपिक ये बनता है वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, कहता क्या है वो समझ लो। चलवा रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का, ठीक है, अध्ययन किया जाता है, उसी को वैद्युत रसायन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चलवा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन करने का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात, चलिए अब अगला टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सेल किसको कहते हैं, सेल किसको कहते हैं, तो कहता है ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। चलवा ये बात को ध्यान में रखना है, क्या याद रखना है, ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का अध्ययन किया जाता है, उसी को वैद्युत रसायन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, सेल कितने प्रकार के, चला सेल 2 प्रकार के। पहलक्का के नाम वैद्युत, पहलक्का के नाम कौन, वैद्युत अपघटनी, उसी को वोल्टेइक सेल, उसी को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। चलो आगे कहता है वैद्युत अपघट्य सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, सब ओकरे नाम। एगो दूसरा के नाम है वैद्युत अपघट्य सेल। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है वैद्युत रासायनिक सेल किसको कहते हैं, रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से, रासायनिक ऊर्जा कौन अभिक्रिया के माध्यम से, रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, उसी को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, उसी को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, रासायनिक दृष्टि से यौगिक के 2 भाग होते हैं। रासायनिक दृष्टि से यौगिक के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहलक्का के नाम कथी है, चला रे, पहलक्का के नाम वैद्युत अन अपघट्य, वैद्युत अन अपघट्य, इसी को इंग्लिश में कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कहता क्या है वो समझ लीजिए, कहता वे यौगिक जो जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में, जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, उसको वैद्युत अन अपघट्य चला कहते हैं, वैद्युत अन अपघट्य कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वैद्युत अन अपघट्य के बारे में याद रखिएगा बाबूरे, यूरिया, चीनी, ग्लूकोज, क्लोरोफॉर्म, ये जो है वैद्युत अन अपघट्य है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं वांट फैक्टर का मान वैद्युत अन अपघट्य में 1 होता है। ओके, चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे क्या चर्चा करते हैं, कहता वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं, कहता वे यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के चलवा सुचालक होता है,
ये बात को ध्यान में रखें। विद्युत के सुचालक हुआ जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में वे यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते उसी को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी NaCl, HCl, NaOH, H2SO4, यहाँ पे जो है HNO3, ये सब जो है वैद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये बात को याद रखें। NaCl का वांट फैक्टर 1, 2, इसका भी 2, इसका भी 2, और यहाँ पे इसका 3 हो जाता है, इसका 3 हो जाता है, और यहाँ पे 2 हो जाता है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे चलो बाबू हमर वैद्युत अपघट्य के प्रकार। वैद्युत अपघट्य के 2 प्रकार है, सबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा के नाम है दुर्बल विद्युत अपघट्य। सबल वैद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? कहता है वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः यहाँ पे पूर्णतः ऐसे लिखिएगा, पूर्णतः 100% आयनों में परिवर्तन होते हैं, उसी को सबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। NaCl, HCl, HNO3, H2SO4, CaCl2, ये सबके सब वैद्युत अपघट्य में सबल वैद्युत अपघट्य है। आगे ध्यान दीजिएगा चला, इससे पॉइंट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। NaCl हम पहले बोले वांट फैक्टर के मान 2, HCl में वांट फैक्टर का मान 2, HNO3 में वांट फैक्टर का मान 2, H2SO4 में ये 2 1, तो टोटल 3, और CaCl2 में वांट फैक्टर का मान 3 होगा। ये सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग को पढ़ना बहुत अच्छा से हम लोगों ने क्लियरेंस किया है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? कहता वे यौगिक, ध्यान दे, वे यौगिक जो जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में अंशतः आयन के रूप में, आयतन नहीं, आयन के रूप में परिवर्तन होते हैं अंशतः, उसी को दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और ध्यान दे, एसिटिक अम्ल को बेंजीन के घोल में डाल दिया जाए तो ये एसिटिक अम्ल 2 मॉलिक्यूल्स था, यहाँ 1 मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित होगा, वांट फैक्टर का मान हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा चलबा? हाफ हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखना है। आगे क्या याद रखना है? वैद्युत अपघटन किसको कहते हैं? वे यौगिक जिसे द्रवित अवस्था में विद्युत को प्रवाहित करने पर यौगिक अपघटित होने लगता है, इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटन कहते हैं, ये बात को थोड़ा सा ध्यान दो चला। कहता वे यौगिक जिसमें द्रवित अवस्था में विद्युत को प्रवाहित करने पर यौगिक अपघटित होने लगता है, यौगिक अपघटित होने लगता है, इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहते हैं चला? तो वो बात को ध्यान में रखना है। कहता है जिस बर्तन में विद्युत अपघट्य का विलयन लेकर वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है, वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है, उसी को वैद्युत अपघटनी सेल चला कहते हैं। अब आगे देखो चला, कहता है इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? तो इस सेल में जो रॉड डाला होता है 2 गो, उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड के बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है उसको एनोड चला। ध्यान देगा, जिस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड से बैटरी के ऋण ध्रुव को जोड़ा जाता है उसको ऋणोद, उसी को कैथोड कहते हैं। तो ये बात को याद रखिएगा कि सेल में 2 गो छड़ होता चला, वो दोनों छड़ के कहते हैं इलेक्ट्रोड। कहता है जिस इलेक्ट्रोड के बैटरी धन ध्रुव से चला, धन ध्रुव से जुड़ जाता है, उसी को एनोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण ध्रुव से चलवा, ऋण ध्रुव से जुड़ जाता है, ऋणोद कहते हैं, उसी को कैथोड चला कहते हैं। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बाबू आगे क्या है? आगे ये है आयन किसे कहते हैं। चला, आयन किसको कहते हैं? कहता है विलयन में वैद्युत अपघट अंशतः या पूर्णतः थोड़ा सा गलती हो जाता है, पूर्णतः अपघटित होकर आवेश युक्त परमाणु या मूलकों में टूट जाता है, आयन कहलाता है।
टूट जाता है, आयन कहलाता है। आयन दो प्रकार के, केट आयन कैथोड पर मुक्त, इन आयन एनोड पर मुक्त होगा। धन आयन, इसी को इंग्लिश में कहते हैं धन आयन, ध्यान देगा, इसको केट आयन बोलेंगे शायद। चलिए अब आगे क्या कहता है वो समझ लीजिए। धन आवेश से युक्त कण को धन आयन कहते हैं, ऋण आवेश से युक्त कण को ऋण आयन कहते हैं। आगे चला ध्यान दो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन आयन कैथोड पर, ऋण आयन एनोड पर मुक्त होगा। धन आयन कैथोड पर मुक्त होगा, ऋण आयन एनोड पर मुक्त होगा। ये बात को ध्यान में रखना है। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर सोडियम धातु और एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है। चल्ला रे, ये बात को ध्यान में रखना है। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर सोडियम, एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है। आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है जलीय NaCl यानी जलीय विलयन के NaCl में वैद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। ये बात को ध्यान में रखना है। अति जलीय NaCl के वैद्युत अपघटन कराने पर O2 जो गैस है एनोड पर और क्लोरीन जो गैस है एनोड पर मुक्त होता है। तो ये बात को एकदम क्लोरीन गैस जो है कैथोड पर एकत्रित होता है। ये बात को ध्यान में रखना है। आगे क्या कहता है चला रे, वैद्युत अपघटन संबंधित फराडे का नियम। फराडे चाचा जो है 1832 ईस्वी में माइकल फराडे चाचा ने वैद्युत अपघटन के संबंध में दो नियमों का प्रतिपादन किया, दो नियम को लागू किया। इसे हम लोग फराडे के वैद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। बहुत ही हॉटेड क्वेश्चन, इतना हॉट चला कि बिना पूछ ले जाएगा नहीं चैप्टर से। फराडे के प्रथम नियम कहता है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा चला रे बिलियन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के, कौन धारा के, विद्युत धारा के परिमाण के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलियन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण के सीधा समानुपाती होता है। आगे कहता माना कि C एम्पियर की विद्युत धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो m ग्राम पदार्थ मुक्त होगा। m समानुपाती Ct, m बराबर ZCT। Z एक स्थिरांक है जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स कहते हैं। आगे देखिए, यदि C एम्पियर की विद्युत धारा, ध्यान दिए, यदि C का मान 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, m बराबर Z होगा। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। आगे देखो चला, आगे फराडे के दूसरा नियम कहता है यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई विद्युत अपघटक के विलयनों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए वैद्युत अपघटक के विलयनों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती चला होता है। आगे देखिए, एकदम मजा में पढ़िए। माना कि पदार्थ की मात्रा क्रमशः x y डॉट डॉट है और तुल्यांकी भार क्रमशः E1 E2 E3 डॉट डॉट है तो x बटा y इज इक्वल टू E1 बटा E2 m बराबर ZCT। m के जगह पर बैठा देना, चूंकि m के जगह पर x है नहीं तो y है तो एक जगह x लगा दी, एक जगह y, इसको E1 मान लिए तो दूसरा E2 हो जाएगा। चलवा
E1 और E2 हो जाएगा और यहाँ से एक फाइनल रिजल्ट चला निकलेगा EM बराबर ZCT, तो यहाँ X बराबर Z1CT, Y बराबर Z2CT। अब यहाँ पे X बटा Y बराबर Z1 Z2CT, CT से CT कैंसिल हो जाए, Z1 बटा Z2 और Z1 बटा Z2 बराबर होता है Z1 बटा Z2, ध्यान दीजिएगा E1 बटा E2 होता है। Z समानुपाती E2 आगे क्या कहता है, आगे चला ई कहता है कि विद्युत धारा के परिमाण को, चला विद्युत धारा के परिमाण को फराडे कहते हैं। 1 फराडे बराबर 96,500 कूलम। अगर नहीं दिया 96,500 कूलम तो 96,494 कूलम देगा। चला ये बात को ध्यान में रखना है। अब बहुत ही हॉटेड क्वेश्चन है। क्या हॉटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में जो पूछता क्वेश्चन है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। कहता 96,500 कूलम, ध्यान दीजिएगा, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 में प्रवाहित किया जाए तो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त होता है। 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 में प्रवाहित करने पर 31.76 ग्राम तांबा मुक्त होता है। इस बात को देख करके बहुत ही खुशी मिला। और ध्यान दीजिएगा, आप यदि मेरे चैनल को चला सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं बार बार प्रयास करते रहूंगा, इस तरह के वीडियो हमेशा आपके बीच लाते रहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों, जय हिंद।